ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ना भूलें आपातकाल थोपने के पीछे का इरादा। राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था ना, 1975 से 77 तक। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद किसमें 352 में, और राष्ट्रपति शासन की बात की गई है अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपातकाल की बात की गई है किसमें, अनुच्छेद 360 में। तो कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 से 1977 तक लगाया गया आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी की आलोचना की जाती है इसी को लेकर। उस दौर में इंदिरा सरकार ने संविधान की मूल भावना को दरकिनार कर लोकतंत्र की आत्मा, संवैधानिक संस्थाओं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों पर आघात किया। आपातकाल का कालखंड भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कलंक के टीके की तरह है। इस पर काफी चर्चा हुई है, किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन इस पहलू पर उतनी चर्चा नहीं हुई है कि आपातकाल लगाने के पीछे इंदिरा गांधी की मंशा क्या थी। अगर 1977 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटती तो भारत के लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता, क्योंकि 1977 में जो चुनाव हुए थे ना, किसके बाद आप देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बाद, उसमें इंदिरा गांधी की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी और कांग्रेस भी हार गई थी। आपातकाल के दौरान किया गया 42वां संविधान संशोधन संविधान की मूल आत्मा को बदलने का एक प्रयास था, जो 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और इसके मूल में एक दलीय प्रणाली को स्थापित करने की मंशा थी। यह एक तरह से संविधान को ही बदलने का प्रयास था। इस संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम किया गया, नागरिक अधिकारों को सीमित किया गया और इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को असाधारण शक्तियां दे दी। कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने अपने संपादकीय में आपातकाल की हिमायत में लिखा था कि समय आ गया है कि अब देश एक दलीय लोकतंत्र की दिशा में बढ़े। इंदिरा के करीबी सहयोगी बीके नेहरू, जो एक अनुभवी राजनयिक भी थे, ने आपातकाल की सराहना में एक पत्र में लिखा था कि संसदीय लोकतंत्र हमारी जरूरतों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी से आग्रह किया कि अब जब आपके पास 2/3 बहुमत है तो संविधान में मौलिक परिवर्तन कर डालिए। इसलिए यह संदेह निराधार नहीं है कि यदि इंदिरा गांधी 1977 में सत्ता में वापसी करती तो यह प्रक्रिया और तेज होती। संविधान के मूल ढांचे जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था, नागरिक अधिकार, चुनाव की निष्पक्षता को कमजोर करने के लिए और संशोधन लाए जाते, तब आप देखते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक पहचान खतरे में पड़ जाती। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने असहमत विरोधी दलों पर कड़े प्रतिबंध लगाए, सैकड़ों नेताओं को जेल में डाला और अनेक गैर राजनीतिक संगठनों की आवाज भी दबाई। इसके पीछे उनका इरादा बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करके देश में एक दलीय प्रणाली को शक्तिशाली बनाने का था। यह अलोकतांत्रिक विचार था और इसके तहत इंदिरा गांधी कांग्रेस को एकमात्र राजनीतिक शक्ति बनाना चाहती थी। और आपातकाल के वक्त भारत में परिवार आधारित तानाशाही का प्रयोग चल रहा था। यदि यह प्रयोग सफल हुआ होता तो देश की निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली के बजाय एक दल, एक परिवार की व्यक्तिगत इच्छाओं से संचालित होती। आपातकाल में नौकरशाही को कांग्रेस पार्टी के एजेंडे के प्रति वफादार बनाने के सारे प्रयास हुए। योग्यता और निष्पक्षता को दरकिनार कर केवल वफादारी के आधार पर पदोन्नति दी गई। यदि 1977 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती तो पूरी आशंका थी कि इस नीति को और आक्रामक रूप से लागू किया जाता और स्वतंत्र प्रशासनिक संस्थाएं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कैग, चुनाव आयोग को निष्प्रभावी बनाया जाता और एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी तैयार की जाती। कांग्रेस द्वारा समय समय पर ऐसी कोशिश की जाती रही है और इसलिए इस आशंका को बल मिलता है। देश में लोकतंत्र की आधारशिला रखने वालों ने स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका की व्यवस्था दी और उसे भी इंदिरा सरकार ने सरकार के प्रति प्रतिबद्ध बनाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठ जज को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया
और जस्टिस HR खन्ना जैसे साहसी न्यायाधीशों को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया था। यदि इंदिरा सत्ता में कायम रहती तो न्यायपालिका पर दबाव और बढ़ता, संवैधानिक समीक्षा की शक्तियों को सीमित किया जाता, न्यायिक नियुक्तियों में सरकार की मनमानी चलती और अदालतें सरकारी एजेंडे को वैध ठहराने का माध्यम बन जाती। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व हमला हुआ, व्यापक सेंसरशिप लगाई गई, सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाया गया। कई समाचार पत्रों के मालिकों, संपादकों को दंडित किया गया क्योंकि उन्होंने आपातकाल की आलोचना को की थी। कुछ अखबारों ने अपने संपादकीय खाली छोड़ दिए थे। और आप देखेंगे कि यानी 1977 में इंदिरा फिर से सत्ता में आती, लोकतंत्र की बुनियादें, संवैधानिक व्यवस्था और बहुदलीय प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और निष्पक्ष प्रशासन आदि गंभीर रूप से कमजोर हो जाता। भारत एक परिवार केंद्रित पार्टी प्रधान और अधिनायकवादी राज्य में बदल सकता था, पर भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इसे देश ने साबित किया। जनता ने लोकतंत्र के खिलाफ इंदिरा गांधी की मंशा को खारिज कर लोकतंत्र के पक्ष में मतदान दिया। इंदिरा गांधी और आपातकाल के लिए जिम्मेदार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। 1977 का लोकसभा चुनाव नई सरकार चुनने से ज्यादा लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने की मंशा रखने वालों को दंडित करने वाला चुनाव था। लोगों ने आपातकाल के लिए जिम्मेदार लोगों को अपने मतदान के अधिकार की ताकत से दंडित किया और इस तरह कि वह एक मिसाल बना। और जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत और इंदिरा गांधी की पराजय ने न केवल लोकतंत्र की रक्षा की बल्कि यह भी साबित किया कि भारत की जनता अपनी आजादी और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। 1977 का चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक चेतना की जीत के नाम रहा। अब जब आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं तब हमारा लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग जैसी प्रवृत्ति खत्म हुई है। लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इनका नाम है भूपेंद्र यादव, बीजेपी के नेता है। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। आपसी बैर बढ़ाने वाली राजनीति, जब विदेश नीति पर भी सस्ती राजनीति होती है तो पक्ष विपक्ष के नेताओं के साथ उनके समर्थकों में भी कटुता पैदा होती है। जो कांग्रेस और बाकी अन्य विपक्षी दलों और मोदी सरकार के बीच जो चल रहा है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। समझ रहे आप लोग? एकांत की साधना। आदि गुरु शंकराचार्य जी के अनुसार मनुष्य से भरा स्थान ब्रह्मा चिंतन में विघ्न है, अतः निर्जन स्थान में वास करना चाहिए। केवल तपस्वियों की नहीं वरन एकांत में समस्त रचनात्मक प्राणियों की मुक्ति की कुंजी निहित है। यह उस भीतरी द्वार की ओर संकेत करता है जहां चित्त की निर्लक्ष्य निर्झरनी अविरल बहती है। मनुष्य की भीड़ में आत्मा का आलोक धीमा पड़ने लगता है। भीड़ का कोलाहल हमारे बाह्य वातावरण को ही नहीं है अपितु सूक्ष्म कंपन में परिवर्तित होकर चित्त की तरंगों को भी विक्षुब्ध करता है। एक साधक के लिए यह विक्षोभ जब ब्रह्मानंद पर असर डालता है तो प्रज्ञा जागृति में अवरोध बनता है। और आप देखिए, सत्य है कि सभी साधक नहीं होते हैं, परंतु सामान्य जन भी तो किसी न किसी साधना में रत हो सकते हैं। कला, साहित्य, चिंतन, अवलोकन, नृत्य, भ्रमण, खोज, सृजन अपने स्तर पर एक साधना ही है। एकांत में कविता लिखना, किसी बांसुरी की धुन में लयबद्ध होना, वृक्ष की छाया में बैठे हुए तितलियों के रंग देखना, कुम्हार की चाक को चलते देखना, यह सब भी तो एक प्रकार का ध्यान है। और यह ध्यान भले ही चित्त को निर्विकल्प समाधि में ना ले जाए, परंतु सामान्य चित्त की व्यग्रता का समन अवश्य करता है। एकांत सृजन का गर्भगृह है। और जब एकांत में व्यक्ति स्वयं में प्रवेश करता है तब वह बाह्य नाट्य रंगमंच से बिलग होकर उस नाद ब्रह्मा को सुन पाता है जो दिन रात उसके अंतस में गूंजता रहता है। और जिसके पास साधना का अवलंबन नहीं है उन्हें ही अकेलापन काटता है। अकेलेपन का विराग वे ही गाते हैं जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की साधना का राग नहीं है। और जबकि जिसने एक बार भी आत्मा की स्तब्धता को सुनकर रचनात्मक सृजन या फिर प्रेम का जागरण अनुभव किया, वह जानता है कि एकांत कोई अभाव नहीं है, अकेलापन भी नहीं है, अपितु आत्मा लाभ और आत्मलोभ के लिए उपलब्ध एक सुंदर अवसर है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्प कॉलम, पढ़ा करिएगा इसे भी।
या आप देखिए सवालों में संघर्ष विराम, सवालों और संशय के बीच इजराइल ईरान के बीच छिड़े भीषण युद्ध पर विराम लग गया है। इस युद्ध में अमेरिका ने कूदकर और ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर पश्चिम एशिया के साथ विश्व शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया था। फिलहाल यह खतरा टलता दिख रहा है, और लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि इजराइल ईरान के बीच की दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी और ऊर्जा के स्रोत वाले पश्चिम एशिया में शांति भी आ जाएगी। और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, उनकी किसी बात पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वह अपनी ही बात और अपनी ही नीति से पलट जाते हैं। अब वह बीच बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं और इजराइल को भी नसीहत दे रहे हैं। और इजरायली प्रधानमंत्री की माने तो ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खो दी है, लेकिन ईरान कह रहा है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। क्या वह परमाणु हथियार हासिल करने का इरादा सचमुच छोड़ देगा? क्या उसके बचे कुचे विज्ञानी यह विस्मित कर सकते हैं कि परमाणु हथियार बनाते कैसे हैं? क्या अमेरिका से सदा सशंकित रूस और चीन भी यही चाहेंगे कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़ दे? स्पष्ट है कि ऐसे आप देखते हैं कि ऐसे सवालों का जवाब भविष्य ही देगा। और आप देखते हैं कि क्या देगा भविष्य। इस पर हैरानी नहीं कि ईरान भी अपनी जीत और शत्रु को सबक सिखाने का दावा कर रहा है। ऐसा ईरानी जनता खासतौर पर कट्टर मजहबी सत्ता के समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। देख यही रहा है कि जिस तरह भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पस्त हो गया था, वैसे ही बल्कि उससे ज्यादा इजराइल अमेरिकी सेनाओं के सामने ईरान भी पस्त हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनी ने खूब गर्जन तर्जन किया। उनकी सेनाओं ने इजराइल को कुछ नुकसान पहुंचाने के साथ पश्चिम एशिया में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस क्रम में कतर, इराक आदि में अमेरिकी अड्डों को निशाना भी बनाया गया, लेकिन ये कुल मिलाकर निष्प्रभावी हमले थे। ईरान ने ये हमले कर एक तरह से अपनी खींच मिटाई। वास्तव में आप देखते हैं कि क्या वास्तव में उसे इन हमलों के बहाने संघर्ष विराम की ट्रंप की पेशकश स्वीकारने का जरिया मिल गया। ऐसा कोई जरिया उसके लिए जरूरी भी था, क्योंकि कोई देश यह नहीं कहता कि वह असहाय हो गया। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान है, और जिसने भारत से हमेशा पिटने के बाद भी अपनी जीत का दावा किया। चूंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से संबंध हैं, इसलिए उसने किसी एक पक्ष में खड़े ना होकर सही किया। भारत को सबसे पहले अपनी हित की देखने चाहिए। वर्तमान वैश्विक हालात और ट्रंप के रवैये को देखते हुए तो ऐसा करना और भी आवश्यक है। ये आप देख लीजिएगा, ये हमारा प्यारा पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको देखने को पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा, ये चाइना है, रूस है, ये ईरान है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, देख रहे हैं। और ये आप देखिए क्या है, ये भी जान लीजिए, कैस्पियन सागर है। और यहाँ से आप जाएंगे तो आप लोगों को अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। चिंताजनक कार्यशैली। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर तंत्र की उदासीनता चिंता में डाल रही है। और मैदानी क्षेत्रों हो या फिर आप देखिए पर्वतीय, दोनों ही सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील हैं। हर साल तकरीबन 1000 लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनमें कमी लाने के उद्देश्य से सभी जिलों में दुर्घटनाएं संभावित स्थलों को चिन्हित कर सुरक्षा उपाय सुझाए गए, लेकिन इनके क्रियान्वयन पर तंत्र की सुस्ती नहीं टूट रही है। अस्थायी राजधानी देहरादून का ही उदाहरण ले लीजिए, और यहाँ आप देखते हैं, यहाँ देहरादून दिल्ली राजमार्ग पर सुरक्षा समितियों ने 7 महीने पहले आशा रोडी के निकट चिन्हित दुर्घटनाएं संभावित स्थल पर सुरक्षा उपाय करने के सुझाव दिए थे, पर यह फाइलों से आप देखिए बाहर नहीं निकले। हर रोज पहले इसी जगह हादसे में 4 पर्यटकों की जान चली गई, और जिम्मेदारों की सुस्ती का आलम यह है कि देहरादून में ऐसे 19 अन्य स्थल चिन्हित हैं। इनमें भी सुरक्षा उपायों को लेकर बातें खूब हुई हैं, पर ज्यादातर में काम नहीं हुआ है। यह स्थिति अस्थायी राजधानी की है, तो प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में क्या होगा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। दुर्घटना होने पर तंत्र कुछ समय के लिए जागता है और लीपापोती के बाद फिर से लंबी चादर तानकर ओढ़ लेता है। नतीजा आए दिन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस पर गंभीरता से मनन करने की जरूरत है, अन्यथा हादसों में लोग जान गंवाते रहेंगे और उसके बाद तंत्र लकीर पीटता रहेगा। ये उत्तराखंड है, देखिए देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। विधानसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। फुस्का सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में संतुलन जरूरी है।
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बिहार द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में किए गए बदलाव ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पीएचडी डिग्री का कोई महत्व नहीं होना चाहिए? दरअसल अभी तक की नियुक्ति प्रक्रिया में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और विशेषकर पीएचडी डिग्री को अधिक वरीयता दी जाती थी, लेकिन अब नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा से होकर गुजरना होगा। और इस बदलाव से सबसे बड़ा झटका उन पीएचडी धारकों को लगा जिन्होंने पिछले चयन प्रक्रियाओं के आधार पर इस डिग्री को हासिल किया था। नई प्रणाली में न केवल पीएचडी का यह अधिकार खत्म कर दिया गया, बल्कि अकादमिक शोध पत्रों के लिए दिए जाने वाले अंकों को भी समाप्त कर दिया गया। पहले जहां एक शोध पत्र के लिए 2 और अधिकतम 5 शोध पत्रों पर 10 अंक मिलते थे, वहीं अब इस समस्त अकादमिक परिश्रम को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह सोचनीय है कि बिना पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले उम्मीदवार छात्रों का शोध निर्देशन कैसे कर सकेंगे। पीएचडी एक गहन बौद्धिक प्रक्रिया होती है जो न केवल शोध कौशल बल्कि धैर्य, समर्पण और तार्किक सोच विकसित करती है। यदि इसे पूरी तरह चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए तो शोध संस्कृति को गहरा आघात पहुंचेगा और बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की प्रक्रिया इस सोच को जन्म देती है, क्या अब शोध का कोई मूल्य नहीं रह गया? और एक ऐसा शिक्षक जिसने स्वयं शोध कार्य का अनुभव नहीं किया, वह कैसे शोध छात्रों का मार्गदर्शन करेगा? बिना आप देखते हैं कि क्या बिना शोध पत्रों के पदोन्नति भी बाधित हो सकती है। इस स्थिति में चयनित उम्मीदवारों को भविष्य में पीएचडी करनी ही होगी और जिससे कार्यस्थल पर दबाव और समय संसाधन की चुनौती पैदा होगी। शिक्षण और प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ पीएचडी करना कई बार गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। और इससे भी बड़ी चिंता यह है कि यदि पीएचडी का महत्व नियुक्ति में नहीं रहेगा तो भविष्य में छात्र केवल फेलोशिप हासिल करने के लिए ही पीएचडी करेंगे या उच्च गुणवत्ता वाले शोध को हतोत्साहित करेगा। जब शोध कार्यों का कोई व्यावसायिक प्रतिफल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उसका स्तर भी गिरने लगेगा। इससे भारत जैसे देशों में अनुसंधान की संस्कृति कमजोर होगी, यह ज्ञान आधारित समाज बनने के मार्ग में बाधक बन सकता है। और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में एक संतुलन बनाया जाए, प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर मिले ही शोध की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को भी नजरअंदाज ना किया जाए। चलिए आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस संतुलन और संवाद की राह पर भारत, ये आप देखिए वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कूटनीति अब स्थायी मित्रता या शत्रुता के पुराने खांचों में नहीं बंधी है। भारत ने अपने विदेश नीति दृष्टिकोण को यथार्थपरक लचीलापन प्रदान किया है, जहां वह वैचारिक ध्रुवीकरण से परे रहकर अपने हितों के अनुरूप संबंधों का संतुलन साध रहा है। आजकल आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन का हुआ, हम लोगों ने किसी का साथ नहीं लिया, हम लोग बीच का रास्ता अपनाए हुए हैं। ईरान इजराइल वाले में भी हम लोग बीच का रास्ता अपनाए हुए हैं। और आप देखेंगे कि चाहे तुर्की साइप्रस विवाद हो, ईरान इजराइल संघर्ष हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, भारत हर मोर्चे पर संवाद और संतुलन का पक्षधर रहा है। यह रणनीति न केवल भारत को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावशाली बनाती है बल्कि संभावित वैश्विक संघर्षों को टालने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। भारत की विदेश नीति में हाल ही के वर्षों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखा गया वह है इसका बहुपक्षीय और संतुलित दृष्टिकोण। पारंपरिक मित्रता और स्थायी शत्रुता जैसे पुराने विचार आज की कूटनीति में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। भारत ने अब उस कठोर रेखा को त्याग दिया जहां देशों को किसी एक ब्लॉक या गुट में शामिल होकर विरोधी पक्ष का विरोध करना होता था। इसके स्थान पर अब भारत वैकल्पिक खुलापन की नीति पर चल रहा है, जिसमें वह प्रत्येक देश के साथ अपने हित के अनुरूप अलग अलग स्तरों पर संबंध बनाता है, चाहे वे आपस में विरोधी क्यों ना हो। और आप देखिए हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, जो पिछले 23 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यह तुर्की के लिए एक स्पष्ट और सधी हुई कूटनीतिक चेतावनी के रूप में देखी गई और जिसने हाल में पाकिस्तान के साथ घनिष्ठता बढ़ाई है। विशेषता ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत इस बात को से अप्रसन्न था कि तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। और आप देखते हैं कि वहीं साइप्रस स्वाभाविक रूप से भारत के पक्ष में झुका हुआ है, जो 1974 में तुर्की के सैन्य हस्तक्षेप और देश के उत्तरी भाग के विभाजन का पीड़ित रहा। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारत ने मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र की नीति को सीमित रूप से अपनाया। हालांकि भारत और तुर्की के संबंध पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण नहीं है। व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्तर पर दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध अभी कायम है। यह भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है कि वह एक और कड़ा संकेत भी देता है। दूसरी ओर आप देखिए पूरी तरह से आप देखते हैं कि पुल नहीं तोड़ता।
और यह रुझान केवल तुर्की तक सीमित नहीं है। ईरान इजरायल में बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में भी भारत ने कोई स्पष्ट पक्ष नहीं लिया। भारत की रणनीति स्पष्ट है कि वह दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है, विशेष रूप से ऊर्जा और सामरिक मामलों के संदर्भ में। इसी प्रकार रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने ना तो रूस की खुली आलोचना की और न ही यूक्रेन के पक्ष में सैन्य हस्तक्षेप किया। यह रणनीति पश्चिमी देशों की आलोचना का कारण अवश्य बनी, परंतु यह भारत की राष्ट्रीय हितों की रक्षा में अत्यंत प्रभावी रही। भारत जानता है कि रूस उसके रक्षा उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, जबकि अमेरिका और यूरोप के साथ उसके व्यापारिक, तकनीकी और सामरिक हित भी हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष का समर्थन करना दीर्घकालिक कूटनीतिक हानि पहुंचा सकता है। यह संतुलन कला ही आप देखते हैं कि भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी यानी बहुगठबंधन या बहुपक्षीयता का मूल आत्मा है। बहुगठबंधन का मतलब है कि किसी देश की विदेश नीति जिसमें वह किसी एक गुट या खेमे के साथ बने रहने के बजाय विभिन्न देशों या समूहों के साथ अपने हित साधने के लिए संबंध रखता है। भारत की विदेश नीति को बहुगठबंधन के रूप में देखा जाता है, जहां वह अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंध रखता है। 21वीं सदी की कूटनीति अब उस यथार्थ को स्वीकार कर चुकी है जिसे पहले केवल कहावत माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो स्थायी मित्र होते हैं और ना ही स्थायी शत्रु, केवल आप देखते हैं कि हित स्थायी होते हैं। आज अमेरिका विदेश नीति भी इसी सिद्धांत का अनुसरण करती दिख रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया या वियतनाम के साथ अमेरिका के संबंधों में आए सुधार इस बदले हुए सोच के उदाहरण है। कभी कड़वे शत्रु रहे जापान, दक्षिण कोरिया आज सामरिक साझेदार है। यह वैश्विक परिदृश्य बताता है कि राष्ट्र अब भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की जगह प्रायोगिक और परिणामोन्मुख नीतियां अपना रहे हैं। भारत भी इसी धारा में चलते हुए अपनी रणनीतिक विकल्प खुले रखता है, जिससे वह बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में लचीलापन बनाए रख सकें। यह तर्क आप देखते हैं कि दिया जा सकता है कि जब दुनिया भर में यूक्रेन, ताइवान, ईरान, गाजा, यमन जैसे क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ रहा है, तब यह नीति वास्तव में कितनी सफल है। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो शीत युद्ध जैसी कठोर ब्लॉक या गुटीय राजनीति की वापसी न होना ही इस नीति की सबसे बड़ी सफलता है। यदि सभी राष्ट्र केवल अपने अपने ब्लॉक या गुट में बंध जाते तो टकराव की आशंका कहीं अधिक होती। बहुध्रुवीयता और बहुपक्षीय सहयोग कम से कम विकल्प और संवाद की संभावना तो बनाए रखता। भारत की रणनीति भी इसी ताने बाने में बुनी है। वह क्वाड का सदस्य होते हुए भी रूस से रक्षा सौदे करता है, अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता करता है और चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखता है। क्वाड में आप देखते हैं कि जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, भारत, अमेरिका शामिल है। यह विविधता ही उसकी शक्ति और वैश्विक संतुलन बनाए रखने में उसका योगदान है। आज भारत एकमात्र ऐसा देश बनता जा रहा है जहां जो आप देखिए विकासशील देशों की आवाज भी है और विकसित देशों के साथ साझेदारी का भरोसेमंद चेहरा। उसकी G20 अध्यक्षता, अफ्रीका के देशों के साथ सहयोग, ब्रिक्स और SCO जैसी संस्थाओं में सक्रियता, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की मांग, ये सब भारत की को उस स्थिति में ला रही है जहां वह वैश्विक शक्ति संतुलन के मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। और देखिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह के जो संस्थान हैं इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम लोग G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसमें अब 21 मेंबर हो चुके हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। SCO की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। इसमें आप देखिए अगर मेंबर की बात करें तो 10 मेंबर हैं। बेलारूस हो गया, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें किसकी, ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में भी याद रखिएगा। ब्रिक्स के बारे में समझ रहे कि नहीं, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेता है इससे, आप समझ रहे हैं। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें अगर आप लोग मेंबर देखें तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। यह भूमिका तभी सार्थक होगी जब भारत अपनी स्वतंत्र दृष्टिकोण बनाए रखे और किसी भी वैश्विक मुद्दे पर केवल ब्लॉक आधारित समर्थन के बजाय अपने दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता दे। जैसे कि भारत ने इजराइल फलस्तीन या इजराइल ईरान संघर्ष में केवल एक पक्ष को समर्थन देने से परहेज किया, दोनों के साथ सहयोग की नीति पर डटा रहा। जब दुनिया तेजी से बदल रही हो और पुराने मित्र नए विरोधी बनते जा रहे हो, तब स्थायित्व केवल एक चीज में है, वह है लचीलापन। भारत ने इस विदेश नीति को न केवल अपनाया बल्कि वैश्विक मंचों पर उसकी सफलता भी सिद्ध हुई। जहां कुछ
संयुक्त राष्ट्र पक्ष चुनने के दबाव में उलझे हैं। भारत ने पक्ष बनाए रखने और विकल्प खुले रखने की कला विकसित की है। यह रणनीति आज के समय में आवश्यक भी है और विवेकपूर्ण भी। और यदि यह नीति विश्व युद्ध जैसे वैश्विक संघर्षों को रोक नहीं सकती तो कम से कम उसे टालने और स्थायी संघर्षों को सीमित रखने में सहायक अवश्य हो सकती है। यदि आज की कूटनीति की जरूरत है ना तो पूर्ण मित्रता की अंधभक्ति और न ही पूर्ण शत्रुता की कट्टरता, भारत इसी मध्य मार्ग को चुनते हुए विश्व राजनीति के नए अध्याय में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, इंडिया फर्स्ट हो भारत की नीति? डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि उनकी सरकार केवल अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति वैश्विक स्तर पर भारत सहित कई देशों के साथ अमेरिका के संबंधों को प्रभावित कर रही है। इसके चलते राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप ने कई मुद्दों पर भारत को नजरअंदाज करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के प्रति उनकी नीतियों में भी स्पष्टता नहीं है, जिससे भारत अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हाल में ट्रंप द्वारा अमेरिका की वीजा नीति में बदलाव करना, अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजना, फिर अमेरिकी विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों की संख्या में कमी लाने की बात हो, ये सब मुद्दे भारत को प्रभावित करने वाले रहे। इसके अलावा भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने जैसा है। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति के बाद ट्रंप ने फिर से सीज फायर का राग अलापा, जो उनकी भारत के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच रिश्ते सही थे, लेकिन आप देखते हैं कि अब यह बिगड़ता नजर आ रहा है। यह तब जब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसमें इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और दवा, पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ट्रंप वर्तमान में दो प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अमेरिका में उनके खिलाफ उठती आवाजें और अन्य देशों के साथ बढ़ते तनाव। ऐसी स्थिति में भारत को चाहिए कि वह अपनी कूटनीति नीति को मजबूत बनाए और इंडिया फर्स्ट की दिशा में आगे बढ़े। अमेरिका की नीतियों के प्रति सतर्क रहकर भारत को अपनी सुरक्षा और विकास के लिए एक ठोस रणनीति अपनानी होगी। अंततः भारत को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक सशक्त कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत को अपनी नीति में स्पष्टता और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ का जो हिस्सा है वो कवर होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जो आप लोगों को बाकी कोई आर्टिकल पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाती है। जो काम के आर्टिकल हैं उनके बारे में हम लोग बात कर ही लेते हैं। धन्यवाद।